हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। 10th ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना है कि अगर आपको आ रहा है वीडियो समझ तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। और बेटा ये देखो कितना प्यारा थंबनेल है ना, रंग बिरंगा सा थंबनेल है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि बहुत हरा भरा सा होता है फॉरेस्ट, राइट। तो उसी वजह से हमने ऐसे ही ग्रीन कलर का थीम दिया है, जिससे आपको थोड़ा सा आंखों को सुकून मिले देख के कि हाँ भाई हम पढ़ने वाले हैं, हमारे दिमाग में फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं और हम ग्रीन ग्रीन थीम को लेके चल रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत पहले देखते हैं बेटा कि क्या क्या होता है। ये आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होते, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरा हो गया, फौना हो गया। फ्लोरा हम बेसिकली प्लांट्स की कैटेगरी को बात करते हैं, जितने प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, और जो फौना होते हैं वो एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमारे अर्थ पे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो जो हमारे फ्लोरा और फौना है, कौन से ऐसे फ्लोरा फौना है कि जो एग्जिस्टिंग में है, कौन से ऐसे हैं जो डेंजरस जोन में है, मतलब खत्म होने वाले, विलुप्त होने वाले हैं। आपने जैसे अभी चीता के बारे में बात किया था कि मोदी जी ने अफ्रीका से चीता लेके आए, क्योंकि इंडिया में पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए हैं जो चीता है, तो उनको कैसे कंजर्व किया जाएगा, या फिर इन फ्लोरा और फौना को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लेके आया है, गवर्नमेंट की क्या प्रोजेक्ट है, उन सब के बारे में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं ये कुछ डायग्राम्स क्या है। ये फ्लोरा है बेटा, क्या है ये? फ्लोरा है। और अगर हम फौना की बात करेंगे तो हम उसमें अलग अलग टाइप्स के क्या हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उस कैटेगरी में क्या आ जाएंगे, फौना आ जाएगा। फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम बात करते हैं, और आज का हम थीम रखेंगे बेटा सारे लेक्चर में ग्रीन, ठीक है। क्या? ग्रीन कहते नहीं, प्लांटेशन करो, और अगर आपको एनवायरनमेंट बचाना है तो क्या करना है, ट्रीज लगाना है, ठीक है। तो आज हम थीम लेके चलेंगे किसको, ट्रीज को। ओके, तो इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट है, कहीं पे आपको देखने का मिलेगा ओशियन है, कहीं पे आपको देखने का मिलेगा डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे स्नो है। तो अगर वैसे देखा जाए जियोग्राफिकल, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी है, और बायोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। बायोलॉजिकल मतलब बहुत सारे फ्लोरा, इतनी सारी स्पीसीज हैं, है ना। तो उन सब के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन इंडिया। बहुत सारी वेराइटीज हैं जो इंडिया में फाउंड होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं, आगे हम सब के बारे में पढ़ेंगे। Based on the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा, IUCN, जो किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। उसका नेम क्या है, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखते हैं कि we can classify different categories of existing plants and animals species as follow, ठीक है। हम क्लासिफाई किए हैं कुछ हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स और क्या है, एनिमल्स हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेंजरस जोन में हैं, कुछ ऐसे हैं कि वनरेबल स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको मतलब धीरे धीरे खतरे में हैं, ठीक। तो उन सबको प्रोटेक्ट करना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं या कौन कौन सा प्लांट्स आता है। ओके, तो नॉर्मल स्पीसीज क्या होते हैं, नॉर्मल स्पीसीज क्या होगा,
Species whose population level are considered to be normal for their survival, such as cattle, seal, pine, rodents, etc. ठीक है, तो नॉर्मल स्पीसीज क्या हो गए? कैटल्स मतलब मान लो गाय, भैंस, घोड़े, हॉर्स, ये सारे क्या हो गए? हमारे नॉर्मल स्पीसीज में हो गए। ठीक है, उनकी कैटेगरी है, उनकी पॉपुलेशन है, तो उनको हम अभी डेंजरस जोन में नहीं है, तो हम उसको किस में रखेंगे? नॉर्मल स्पीसीज में। इन डेंजरस जोन में क्या कौन से आएंगे? दीज स्पीसीज आर इन डेंजर्स ऑफ एक्जिस्टेंशन। फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड माक्यू, संगाई ब्रो अंटर डियर इन मणिपुर। ठीक है, ये एक डियर होगा और ये क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस। ये जो एग्जाम्पल है ना, बेसिकली इसको हमें याद करना है। तो ये क्या है? इन डेंजरस जोन में। तो इन डेंजरस जोन में क्या है बेटा? इन डेंजरस जोन क्या होता है कि जो खतरे में है विलुप्त होने के, मतलब कि कुछ ही उनकी पॉपुलेशन बची है और ये क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो इनको हम किस में डालेंगे? इन डेंजरस जोन में डालेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, वनरेबल स्पीसीज क्या होते हैं? वनरेबल स्पीसीज क्या होंगे? ठीक है, दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू लेवल दैट इट इज लाइकली टू मूव इनटू endangered categories in their near future if it continues to decline the same manner. Example, blue sheep, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा। अभी गैंगेटिक डॉल्फिन जो था न्यूज में भी था कि ये आया था, ये पूरी तरीके से क्या? तो वनरेबल स्पीसीज वो होते हैं बेटा जो आगे फ्यूचर में डेंजर्स में चले जाएंगे, इंडेंजर जोन में चले जाएंगे, इंडेंजर स्पीसीज में। और इंडेंजर स्पीसीज क्या होता है? जो पूरी तरीके से क्या? विलुप्त होने के कगार पे हो, मतलब लास्ट स्टेप हो। ठीक है, तो ब्लू शीप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, जो कि किस में आ रहे हैं? वनरेबल स्पीसीज में आ रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग वेल। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं और हम देखते हैं रेयर स्पीसीज के बारे में। क्या? रेयर स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन, कहते नहीं रेयरली मिलता है भाई, होता ही नहीं है, ये दिखते ही नहीं है, चाहे जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फौना हो। ठीक है, तो रेयरली। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि स्पीसीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द इंडेंजरस और वनरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, तो ये जो होते हैं रेयर, जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेयर स्पीसीज। एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से रेयर स्पीसीज में आएंगे। हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, हिमालय में जो भूरे कलर के क्या होते हैं? भालू होते हैं, वो भी क्या है? रेयर स्पीसीज में बहुत कम पाए जाते हैं। वाइल्ड एशियाटिक बैफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपको बेसिकली एग्जांपल पे फोकस करना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एंडेमिक स्पीसीज में। क्या? एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? ये एंडेमिक स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। कहते हैं कि वो स्पीसीज जो कि क्या होते हैं? कुछ ही एरियाज में पाए जाते हैं, पर्टिकुलर कुछ एरियाज में पाए जाएंगे। जैसे कहाँ पे? अंडमान में, निकोबार में, है ना, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मतलब पर्टिकुलर एरिया में ही होंगे और ये क्या होंगे? जियोग्राफिकल बैरियर से आइसोलेट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्पीसीज होंगे उसमें। तो अंडमान में टील, निकोबार का पिजन एंड अनमार्ड वाइल्ड पिग एंड मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मिथुन, ये सारे, अगर आपको डायग्राम देखना है इनका, तो आप क्या करोगे? जस्ट गूगल और आप डालोगे नेम, तो आपको क्या फिगर आ जाएगा, इमेज आ जाएगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। चैप्टर लंबा हो जाता है, इसलिए हमने फिगर को इसमें पुट ऑन नहीं किया है, बट आप देख सकते हो गूगल पे नाम सर्च करके। तो एंडेमिक स्पीसीज समझ में आया बेटा? पर्टिकुलर एरिया में ही होगा, कुछ पर्टिकुलर एरिया, जैसे आप देख रहे हैं अंडमान में, निकोबार में है और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे? एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो गायब हो चुके हैं, कंप्लीटली वो गायब, विलुप्त हो चुके हैं। दीज स्पीसीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ।
मतलब ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ लोकल एरिया से खत्म हुए हो, कुछ होता है कि कंट्री से ही खत्म हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो अर्थ से ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एग्जाम्पल है बेटा एशियाटिक चीता, ये पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, गायब हो चुके हैं। ठीक है, और इनको अभी मोदी जी ने लेकर भी आए थे बहुत सारे चीता, कहां से, साउथ अफ्रीका से, तो वहां पे ये यहाँ पे इंडिया में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पिंक हेड डक, ये भी पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो आई होप स्पीसीज की जो कैटेगरी है वो समझ में आ रहा होगा। इंडेंजरस क्या है, वल्नरेबल क्या है, एक्सटिंक्ट क्या है, रेयर स्पीसीज क्या है, एक एक करके अच्छे से करते जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये देखते हैं बेटा, ये देखते हैं कि क्या ऐसा नेगेटिव फैक्टर है ह्यूमन के एक्टिविटीज का या फिर गवर्नमेंट का या किसी का भी मान लो, जिससे हमारे जो फ्लोरा और फोना है उसका डिप्लीशन हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है? तो रीजन मान लो कि फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा माइनिंग कर दिए, बहुत ज्यादा फॉरेस्टेशन करवा दिए, है ना, तो ये सारी चीजें भी हमारे क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, डिप्लेशन का मूवमेंट। तो कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स है जिसके बारे में हम देखते हैं और इसके बाद में हम देखेंगे कि इन नेगेटिव फैक्टर्स को कैसे कंजर्व किया जाता है। राइट, तो देखते हैं, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स सच एज वुड, बार्क, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा। कहते हैं बहुत ज्यादा एक्सेस कंजप्शन होता है इन सारी चीजों का ह्यूमन के रिसोर्सेज को, ह्यूमन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जंगलों की कटाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लीव्स, रबर, मेडिसिन ये सब बनाने में काम आता है। ये ह्यूमन के उसमें क्या क्या आता है, ह्यूमन की एक्टिविटी में काम आता है। तो हम क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज होता है वाइल्ड में, फॉरेस्ट में जाते हैं और फॉरेस्ट से तो उनका क्या होगा, डिप्लेशन होगा। तो ये रीजन एक हो सकता है। एंड सेकंड है द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड माइनिंग एक्टिविटीज। इतना ज्यादा मतलब माइनिंग होता है ना, प्रोजेक्ट बनता है कि यहाँ से भाई ये प्रोजेक्ट बना है कि 1600 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर रोड यहाँ से निकलेगी, है ना। तो बेसिकली किसको काट के निकाला जा रहा है, फॉरेस्ट जो होगा या प्लांट्स जो होंगे, ट्रीज होंगे, उनको काट के ही तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बनाया जाता है। तो इसमें भी हमारे क्या होंगे, फॉरेस्ट का डिप्लेशन होगा। नेक्स्ट है अनइक्वल एक्सेस, इनइक्वाइटेबल consumptions of resources and differential sharing of responsibilities for environment well-being। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि कंजर्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट कैसे हम कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। फर्स्ट टाइम, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड preserve the genetic diversity of plants and animals। इन चीजों को, इस खतरों को देखते हुए, इन डिप्लेशन को देखते हुए गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आती है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में आया था। इसके अकॉर्डिंग इसके वेस्ट पे कुछ हमारे ऐसे वाइल्ड लाइफ जो थे उनको क्या किया गया, स्पीसीज को पब्लिश किया गया कि इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एनिमल्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और भी प्रोजेक्ट लेकर आती है, क्या करने के लिए, इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। Under the Wildlife Act of 1980 and 1996, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have added to list of protected species। और एक एक्ट आता है 1980 वाइल्ड लाइफ एक्ट की, और 1986 में बहुत सारे बटरफ्लाईज, मोथ्स, बीटल्स जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चलाया गया, एक प्रोजेक्ट बनाया गया। In 1991, the first time plants were also added to list starting with 6 species। और 1991 में बेटा 1972 में नहीं, 1991 में क्या चलाया गया, प्लांट्स को भी, 6 प्लांट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक
एक्ट लेके आए, ठीक है। 6 स्पीसीज याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 1991 में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था उसमें किसको प्रोटेक्ट किया गया था, तो कुछ स्पीसीज, कौन से 6 स्पीसीज थे, किसके, प्लांट्स के। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो कुछ जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया, ठीक है, जैसे अनक्लास हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। तो इन सब के बारे में क्या समझते हैं। इन इंडिया forest and wildlife resources are owned and managed by the government through the forest department or other government department. These are classified under the category. मतलब इंडिया में कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो ओन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट लोग भी होते हैं, तो वो दोनों उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, जो कंप्लीटली ओन बाय किसके होता है, गवर्नमेंट के, ओन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व, ठीक है। कितना, मोर देन हाफ, 100% में से 60% मान लो कि ये क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर 1/3 टोटल फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड टायर। तो जितना टोटल फॉरेस्ट है उसका 1/3, ये पोर्शन कितना होता है, कितना है इंडिया में, 1/3 पोर्शन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में, ओन बाय गवर्नमेंट। किसके द्वारा ओन होगा ये, ओन बाय गवर्नमेंट। ठीक है। अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है, अनक्लास फॉरेस्ट बेटा होगा, ये गवर्नमेंट भी इसका क्या करेगी, ऑन करेगी, और प्राइवेट कुछ इंडिविजुअल्स भी क्या करेंगे, इस पे ऑन करेंगे। दीज आर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड विच बिलोंग्स टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। कुछ कम्युनिटीज भी होंगी जो फॉरेस्ट को क्या करती है, बहुत सारी कम्युनिटीज आई हैं जो फॉरेस्ट को बेसिकली क्या किया है, प्रोटेक्ट किया। उड़ीसा में भी ऐसी हुई, कुछ हिमालय जो कुछ ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने फॉरेस्ट को क्या किया है, कंजर्व किया है। तो उसके बारे में एक एक करके देखें। चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, तो उन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट अनक्लास फॉरेस्ट। तो जो ईस्टर्न स्टेट जो होता है और गुजरात में बहुत सारे परसेंटेज में क्या है, फॉरेस्ट अनक्लास फॉरेस्ट, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एज अनक्लास फॉरेस्ट। Reserve forest, reserved and protected forest are also referred to the permanent forest. Reserve और protected forest क्या होते हैं, permanent forest होते हैं, which are maintained for the purpose of producing timber and other forest produce or protecting region. Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest. 75% forest, 75% permanent forest कहाँ पे है बेटा, मध्य प्रदेश में। कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो आप, आई होप आपको परमानेंट फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट समझ में आया होगा। सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी के द्वारा कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया गया, कौन सी कम्युनिटी आई जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्प किया। गवर्नमेंट तो स्टेट में, गवर्नमेंट तो अपना एक स्टैंड लेती ही है, प्रोजेक्ट निकाल देती है कि भाई इसके अकॉर्डिंग हमें इस चीजों को, इस स्पीसीज को हमें क्या करना, प्रोटेक्ट करना। बट कम्युनिटी जो होती है वो भी हेल्प किया है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी हेल्प किए हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। तो किन किन का ये इसमें पार्टिसिपेशन है उसके बारे में बेसिकली हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व आया था कंजर्वेशन के लिए। राजस्थान ब्लेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और सरिस्का टाइगर रिजर्व में ऐसा था, ये राजस्थान के लोग थे जिन्होंने उस जो भी फॉरेस्ट था ना उसको प्रोटेक्ट किया और बोले कि हम यहाँ पे माइनिंग नहीं करने देंगे या यहाँ पे हम पेड़ों की कटाई नहीं करने देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि फॉरेस्ट को क्या हो जाए, मतलब नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि उस कम्युनिटी ने उस फॉरेस्ट को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। तो
The inhabitant of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectare of forest as a भैरवदेव डाको सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो थे अलवर में 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था राजस्थान में कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का एक्ट नहीं आएगा, कोई भी दूसरा आके वहां पे माइनिंग नहीं कर सकता है, उस फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वहां की कम्युनिटी ने खुद ये स्टैंड लिया था किसको, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो ये जो पॉइंट है बेटा याद करते चलना। Villages come up with their own set of rules and regulations which do not allow hunting। और मतलब विलेज वालों ने खुद ही अपना क्या कर दिया, रूल बना दिया कि यहाँ पे हंटिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे किसी जानवर को नहीं मार सकते हो, तो वहां के लोगों ने खुद ये स्टैंड लिया। दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट। ठीक है, तो ये कुछ थे। नेक्स्ट आता है चिपको मूवमेंट। The famous Chipko movement in the Himalayas was one successful attempt resist deforestation in several areas। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ की ये कम्युनिटी थी बेटा, हिमालयस की कम्युनिटी थी। तो जब चिपको मूवमेंट में ऐसा था कि फॉरेस्ट को काटने गए तो लोग क्या किए, जो पेड़ होता है, ट्रीज होता है ना, उसके चारों तरफ ऐसे चिपक के खड़े हो गए कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा, है ना। इतना ज्यादा उनको, कभी कभी होता नहीं है कि लोग पेड़ों को पूजते हैं, पवित्र मानते हैं ना, सैक्रेड होती है पूरे तरीके से। तो जैसे हम लोग होता है कि पीपल को पूजते हैं, है ना, तो बरगद को पूजते हैं, मतलब ये जानते हैं कि इसमें हमारे भगवान गॉड का उसमें वास होता है, वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पेड़ों की तरफ खड़े हो गए चिपको मूवमेंट में, और वो एकदम से चिपक के, तो इसी मूवमेंट को बता दिया, चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। तो उन्होंने बेसिकली उसको कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को ये एक्शन लिया वहां की कम्युनिटी ने। द मूवमेंट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन द कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन, और ये एक अफॉरेस्टेशन का क्या आया, रिजल्ट बन के आया। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड has shown that educates diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। ठीक है, तो वहां पे भी कुछ ये जो हुआ था बीज बचाओ आंदोलन में, कि उन्होंने बोला, मतलब वहां के जो लोग थे एग्रीकल्चर में निपुण थे, बहुत ही ज्यादा उनको एक्सपीरियंस था एग्रीकल्चर में, तो वो बीज से ही क्या करते थे, बीज से ही प्लांट्स को ग्रो करवाना स्टार्ट किए। और उन्होंने ये किया कि वहां पे कोई भी केमिकल नहीं डाला जाएगा, जो भी प्लांट्स है, जो भी क्रॉप है ग्रो करने के लिए, वो देसी तरीके से, वो ट्रेडिशनल तरीके से अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको बचाए। तो वहां पे सीड को, जो बीज होता है, बीज से ही उन्होंने क्या किया था, फार्मिंग किया था। तो ये बचाओ आंदोलन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसके लिए है, प्लांट्स स्पीसीज के लिए है। नेक्स्ट है इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम furnishes is a good example of involving local communities in the management and restoration of degraded forest। क्या बोल रहा है कि जो JFM होता है, JFM मतलब यहाँ पे कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों मिलके, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट दोनों मिलके जब किसी भी स्पीसीज का प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोग्राम बनाया गया, JFM जॉइंट फॉरेस्ट। मतलब वहां पे इंडिविजुअल्स भी होंगे, कम्युनिटी भी होगी और गवर्नमेंट भी होगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और कैसे क्या फ्लोरा और फ्यूना है, क्या क्या उनकी कैटेगरी है, और उनको कैसे क्या नेगेटिव फैक्टर्स है, कैसे कंजर्व किया जाता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट आए हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। तो चैप्टर होता है यहीं पर फिनिश। हमने बहुत ही क्विकली चैप्टर को किया है फिनिश। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो। सो बेटा तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।